नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। श्रीलंका में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के अति सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में घुस गए। प्रदर्शनकारी देश में गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपक्षे पर मार्च से ही इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। वह अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास और कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति आवास में काम करने वाले लोगों ने बताया कि प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रपति राजपक्षे ने शुक्रवार को ही आवास खाली कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की तथा गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी अवरोधकों को हटाकर राष्ट्रपति आवास में घुस गए। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जनता के प्रदर्शन से देश में पैदा हुए संकट पर चर्चा करने के लिए शनिवार को राजनीतिक दल के नेताओं की तत्काल बैठक बुलाई। विक्रमसिंघे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की तत्काल बैठक बुलाई है और स्पीकर से तत्काल संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास की दीवारों पर चढ़ गए और वे अंदर ही हैं। हालांकि उन्होंने किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी तरह की हिंसा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सरकार गठन करने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इन मुलाकातों में दोनों नेताओं को केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन मिला। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 164 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास 99 विधायक हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम अगला चुनाव भी जीतेंगे। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं शिंदे जी के साथ पूर्ण रूप से हूं और मुख्यमंत्री ही नेता होता है और शिंदे जी हमारे नेता हैं तथा हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे और इस सरकार को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 3 मंजिला इमारत शनिवार दोपहर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। राज्य आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चौपाल बाजार में दोपहर करीब 12:30 बजे इमारत ढही। उन्होंने कहा कि हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इमारत ढहने से पहले खाली करा दी गई थी। इमारत में यूको बैंक की एक शाखा, एक ढाबा, एक बार और कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे। वाईएस जगनमोहन रेड्डी को शनिवार को वाईएसआरसी पार्टी का आजीवन अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन दिवस पर यह प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पहले पार्टी के संविधान को संशोधित किया गया ताकि जगन को आजीवन अध्यक्ष निर्वाचित किया जा सके। गौरतलब है कि जगन ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 2011 में वाईएसआरसी का गठन किया था और तभी से वह पार्टी के अध्यक्ष हैं तथा उनकी मां विजयम्मा मानद अध्यक्ष रही हैं। उनकी मां ने इस्तीफा देकर अपनी बेटी की पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। लोकसभा की निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा ने उमेश कोल्हे के अमरावती स्थित आवास के सामने शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। उल्लेखनीय है कि भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पोस्ट डालने को लेकर उमेश कोल्हे की 21 जून को हत्या कर दी गई थी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा कि कोल्हे के हत्यारों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जानी चाहिए ताकि देश में ऐसा अपराध दोहराने का कोई व्यक्ति दुस्साहस नहीं करे। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तथा उनसे संबद्ध लोगों के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में झारखंड में करीब 18 स्थानों पर छापेमारी की और 5.32 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। ईडी ने शुक्रवार को साहिबगंज जिले और इसके शहरों बरहेट तथा राजमहल में भी छापेमारी की थी। हम आपको बता दें कि यह जांच राज्य में टोल प्लाजा का ठेका देने में कथित अनियमितता से जुड़ी है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 18,840 नए मामले आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,04,394 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 43 और मरीजों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,386 हो गई है। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड को शुक्रवार को बताया कि वह उसके अधिग्रहण का समझौता रद्द कर रहे हैं। इसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को $44 अरब में खरीदने का उनका सौदा खटाई में पड़ता दिख रहा है। मस्क ने कहा कि कंपनी ट्विटर के फर्जी खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकी, जिसके चलते उन्होंने यह सौदा रद्द किया। दूसरी ओर ट्विटर ने कहा है कि वह इस सौदे को बरकरार रखने के लिए टेस्ला के सीईओ पर मुकदमा करेगी। भारत के अनिर्बान लाहिड़ी और शुभंकर शर्मा जेनेसिस स्कॉटिश ओपन गोल्फ में कट में प्रवेश नहीं कर सके। तेज हवाओं के बीच दोनों अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। लाहिड़ी ने 3 डबल बोगी किए, जबकि शर्मा आखिरी 2 होल तक कट में प्रवेश की दहलीज पर थे, लेकिन फिर उन्होंने लगातार बोगी किए। लाहिड़ी 1 स्ट्रोक से कट में प्रवेश से चूक गए, जबकि शर्मा 2 से चूके। कैमरन ट्रिंजेल ने दूसरे दौर में 72 के स्कोर के बाद कुल 7 अंडर के स्कोर से बढ़त बना ली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से नरम पड़ेगी।
उन्होंने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए मौद्रिक उपाय जारी रखेगा ताकि मजबूत और स्थायी वृद्धि हासिल की जा सके। शक्तिकांत दास ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि मुद्रास्फीति देश के आर्थिक संस्थानों में जनता के विश्वास का एक मापक है। गवर्नर ने कहा, कुल मिलाकर इस समय आपूर्ति का परिदृश्य अनुकूल दिखाई दे रहा है और कई उच्च आवृत्ति संकेतक 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में सुधार के लचीलेपन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में हमारा वर्तमान आकलन है कि 2022-23 की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।